नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम फिर से लेके आ गए हैं। आज हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जो यूनिट 4 से लिया गया है ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से जो बच्चे एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स आरआरबी स्टाफ नर्स का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, स्पेशली रूप से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो बच्चे अभी फाइनल ईयर या तो फिर बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, ये कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उनको पहुंचाना है ये, ताकि उन बच्चों की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके। अच्छा मतलब ये है कि आपका एमसीक्यू बस हम प्रिपेयर नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे आपका अगर थ्योरी क्लियर रहेगी तो आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओबीजी का हमारा है ये असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रानेटल पीरियड क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इंट्रानेटल होता है ड्यूरिंग आपका डिलीवरी के टाइम का प्रोसेस। इंट्रानेटल अगर वर्ड कहीं पे, अगर ये वर्ड अगर कहीं पे भी आता है तो आपका टाइम ऑफ कौन सा ड्यूरेशन, डिलीवरी का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं क्या? इंट्रानेटल पीरियड। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे डिफाइन लेबर। लेबर क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में हमको जानना है। लेबर इज द प्रोसेस बाय विच fetus, placenta, membranes and cord are expelled through the birth canal। लेबर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से बच्चा फीटस, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? एक्सपल्ड आउट होता है बर्थ कैनाल के थ्रू। क्या होता है? थ्रू द, मतलब लेबर वो प्रोसेस होती है जिसमें से बच्चा वेजाइना के थ्रू द वेजाइना, फीटस, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन और अम्बिलिकल कॉर्ड और बर्थ कैनाल क्या होता है? एक्सपल्ड आउट होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। यह एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। एक फिजियोलॉजिकल शारीरिक एक फिनोमिना है ये, जिसमें से प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है। उसके बाद कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी लेडीज जो प्रेग्नेंट होती है वो क्या होती है? प्रेगनेंसी से बाहर आती है, बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है, उस समय उसका डिलीवरी हो जाती है, वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपका लेबर कहलाता है। समझ में आया? देन इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट इज द मीन बाय नॉर्मल लेबर? नॉर्मल लेबर मतलब होता है जिसमें देखिए टू टाइप से डिलीवरी होती है। एक तो होता है सिजेरियन के थ्रू, एक होता है आपका नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर जो थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू अगर डिलीवरी हो रही है स्पॉन्टेनियसली रूप से, मतलब सेल्फ से अगर कॉन्ट्रैक्शन उसको आ रहे हैं मदर्स को, ठीक है, और उसके बाद कंप्लीटली अगर स्पॉन्टेनियसली डिलीवर्ड बच्चे का हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल लेबर क्या होता है? फीटस बॉर्न टर्म अंडर प्रेजेंट बाय द वर्टेक्स। जब वर्टेक्स प्रेजेंट होता है सर्विक्स के अंडर में, अब बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मल लेबर। और यह टाइम बोला गया है डज नॉट एक्सीड 24 आवर। अगर यह टाइम जो लेबर का जो टाइमिंग होता है वो 24 आवर से ज़्यादा अगर नहीं एक्सीड हो रहा तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लेबर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन इसके बाद हम देखेंगे डिफाइन द टर्म लेबर, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ लेबर। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको देखना है कितने स्टेजेस होते हैं लेबर के। तो सबसे पहले लेबर क्या होता है? लेबर में भी डिफाइंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यूट्राइन मसल्स विद प्रोग्रेसिव इफासमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्शन। लेबर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। किसमें? यूट्रस में। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, यूट्राइन मसल्स में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी, और प्रोग्रेसिव ऑफ इफासमेंट, थिनिंग होगा, ठीक है, थिनिंग और डायलिटेशन होगा सर्विक्स के अंडर में। और इसके बाद क्या होगा? जो कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? एक्सपल्ड आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं लेबर। और करके इसका सेकंड डेफिनेशन भी दी है, यहाँ पे देखिएगा। लेबर इज द डिस्क्राइब बाय द प्रोसेस बाय द फीटस, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन आर एक्सपल्ड थ्रू द बर्थ कैनाल। लेबर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन तीनों ही क्या होता है? एक्सपल्ड आउट होते हैं थ्रू द बर्थ कैनाल के थ्रू। वो क्या कहलाता है? आपका लेबर कहलाता है। लेबर यानी डिलीवरी। समझ में आया? इसके बाद हम देखेंगे स्टेज ऑफ द लेबर। कितने स्टेज के होते हैं? लेबर की जो प्रोसेस होती है कितने स्टेज की होती है? तो कितने स्टेज की होती है? 4 स्टेज का लेबर होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में बताया गया है डायलिटेशन स्टेज। यह कब स्टार्ट होता है? रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं लास्ट अप टू फुल डायलेशन। जब तक फुली डायलेशन नहीं हो जाता, सभी को मालूम है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कितना हो जाता है आपका? डायलेशन कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर से लेकर आपका 4 सेंटीमीटर रहता है। लेकिन फुली डायलिटेशन जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं आ जाए वो तब तक क्या होता है? डायलिटेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेज में कितना होना चाहिए? फुल डायलिटेशन। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जब तक वो फुल डायलिटेशन तक ना कंप्लीट हो जाए, तो ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद आपका सेकंड स्टेज में क्या होता है? स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, लास्ट फुल डायलिटेशन ऑफ सर्वाइकल और बर्थ ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें बॉडी नहीं, सॉरी, बेबी,
ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, देखिए फर्स्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन तब तक आते हैं जब तक फुली डायलेटेशन ना, मतलब 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का जो ऑस है वो ओपन ना हो जाए, तब तक डायलेटेशन कंप्लीट नहीं होता, जब तब तक डायलेटेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, कब से, स्टार्टिंग से लेके फुली डायलेटेशन तक वो स्टार्ट रहता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बच्चा एक्सपल्ड आउट हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है बच्चा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का तक अगर डायलेटेशन हो जाता है सर्विक्स का तो बच्चा क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, किसमें, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, प्लेसेंटल स्टेज। इसमें प्लेसेंटा, बर्थ ऑफ द बेबी के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपल्ड आउट होता है। देन इसके बाद हम फोर्थ स्टेज में देखेंगे, एट दिस टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज फॉर द पोस्टपार्टम। देखिए इसमें डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा डिलीवर्ड हुआ थर्ड स्टेज में, उसके बाद फोर्थ स्टेज में प्लेसेंटा के बाद क्या होता है, फर्स्ट आवर में, अगर फर्स्ट आवर में क्या होगा, पोस्टपार्टम पीरियड होता है। अगर मान लीजिए कि इस स्टेज में अगर ब्लीडिंग 500 ml तक होती है तो वो पोस्टपार्टम पीरियड कहलाएगी। लेकिन पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या हो जाएगा, जब 500 ml से अगर ब्लड उसको ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका पोस्टपार्टम। दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल डिलीवरी में अगर 500 ml ब्लड अगर किसी भी फीमेल्स का लॉस हो रहा है तो वो किस में जाएगा, आपका नॉर्मल डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम हेमोरेज जाएगा। लेकिन सिजेरियन सेक्शन में अगर ब्लीडिंग 1000 ml से ज़्यादा अगर जा रहा है तो वो किस में जाएगा, आपका पोस्टपार्टम हेमोरेज में जाएगा। ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। तो समझ में आ गया होगा आपको स्टेज ऑफ लेबर कितने स्टेज के होते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका डायलिटेशन होता है, सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर्ड होता है, थर्ड में प्लेसेंटा होता है, फोर्थ में क्या होता है, पोस्टपार्टम पीरियड होता है। समझ में आया। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। ठीक है, इन्यूमरेट द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। आप इसमें बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि लेबर की प्रोसेस जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, तो क्या रीजन होता है फास्ट लेबर होने के। पहला बताया गया है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन, द यूट्रस बिकम्स इंक्रीजिंग सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। देखिए कभी कभी किसी भी फीमेल्स को प्रेन नहीं आते हैं तो ऑक्सीटोसिन का अगर डोज या ऑक्सीटोसिन का लेवल अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा लगने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आ गए और प्रेगनेंसी का प्रोग्रेस जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक तो ये रीज़न होता है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रोजन स्टिमुलेशन, ऑस्ट्रोजन क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसको रिलीज करता है, ऑस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना। ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रोजन आपका हार्मोन्स होता है वो किसको रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। और ये मैटरनल, ये कहाँ से वो होता है, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, स्टिमुलेट करता है यूट्राइन मसल्स को और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, ये क्या करता है, इनहेंस करता है। कौन, आपका ऑक्सीटोसिन। तो एक तो ये रीजन हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है तो ये रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉवल। प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉवल, इट इज डिक्रीज द प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन में स्टिमुलेट द प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, देखिए जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, विथड्रॉवल मतलब हट जाना। ठीक है, तो डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन में स्टिमुलेट द, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करने का काम करता है, और जो इन्हेंस करता है इफेक्ट ऑफ ऑस्ट्रोजन के लेवल को क्या करेगा, वो इन्हेंस करता है। तो इस अफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसाइज करने के लिए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, वो इफेक्ट ऑफ ऑस्ट्रोजन को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्रस के मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, आपको सीधा सीधा ये समझना है कि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टिमुलेट करना। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या रहता है, जब स्टिमुलेट रहता है तो कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में नहीं आते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू बनी रहती है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को। क्यों, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करके रखता है। ठीक है, कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। और प्रोजेस्टेरॉन अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टिमुलेट करके रखा तो प्रेगनेंसी क्या रहती है, कंटिन्यूएशन में रहती है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो ऑस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, सिंथेसाइज होना क्या हो जाएगा, वो स्टिमुलेट हो जाएगा। और इससे क्या होता है, ऑस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और इससे क्या होगा, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, ज़्यादा आएंगे, तो इससे क्या होगा, डिलीवरी के चांसेस जल्दी बढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अब देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेशन स्मूथ मसल टू कॉन्ट्रैक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का स्टिमुलेशन को क्या करेगा, वो इनहिबिट करता है। ठीक है, क्योंकि इनहिबिट क्यों करता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, आपका स्टिमुलेशन ले आता है। ठीक है, अगर वो इनहिबिट कर दिया प्रोस्टाग्लैंडिन
तो इससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है कि अगर कम हो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हुआ, कम हुआ, जिससे क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन आपका सिंथेसाइज हुआ, इनहेंस कर दिया एस्ट्रोजन को लेवल को। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन आना। इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन को लाना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को लाता है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अगर बढ़ जाता है आपका तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, कम हो जाता है, तो डिलीवरी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो चुका है, कम हो गया है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और डिलीवरी होने के चांसेस जल्दी बनेंगे। तो एक ये होता है ऑनसेट ऑफ लेबर, जल्दी लेबर होने के क्या रीज़न होते हैं, ये सारे पॉइंट आपको समझना होगा, ये दिए हुए हैं आपके रीजन। चलिए 5 पॉइंट में दिया हुआ है फीटल कार्टिसोल और फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। Fetal pituitary gland stimulate increase release of adrenocorticotropic hormone, stimulate fetal adrenal increase the cortisol secretion, more production of estrogen prostaglandin from placenta। देखिए फीटल कार्टिसोल और फीटल प्लेसेंटा कंट्रीब्यूशन क्यों बताया गया, क्योंकि ये हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं कहाँ से आपके होंगे, फीटल के पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होंगे, स्टिमुलेट होते हैं, इंक्रीज होते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं फीटल एड्रिनल, इंक्रीज करते हैं कॉर्टिसोल के सिक्रेशन को। और ये जब सिक्रेशन इंक्रीज होते हैं तो किसका प्रोडक्शन करते हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन को। प्लेसेंटा के अंदर किसको करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। आपको पता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करते हैं। समझ में आया, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन रहता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन को लाने का काम करता है। तो जब ऑस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल जब बढ़ जाएगा तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, लेबर जल्दी होने के चांसेस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फीटल की पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसमें क्या होता है, आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है वो रिलीज करता है कार्टिसोल के हार्मोन्स को, सीक्रेशन को बढ़ा देता है, जो क्या करता है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को, जिससे डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को इतने सारे पॉइंट। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। डिस्कस करेंगे हम लेबर के प्रोसेस में क्या फिजियोलॉजी होती है लेबर की, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो लेबर की प्रोसेस होती है क्या कंडीशन होती है। तो ड्यूरिंग लेबर यूट्रस इंक्रीज इन द लेंथ मेजर एंड 35 सेंटीमीटर, आल्सो देयर विल बी हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया मसल्स ऑफ द यूट्रस। जब नॉर्मल लेबर की प्रोसेस होती है तो यूट्रस की साइज बताई गई है कि कितना बढ़ जाती है, मेजर 35 सेंटीमीटर। देयर हाइपरट्रॉफी इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, और इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स की जो साइज होती है, जो नंबर्स होते हैं वो यूट्रस के मसल्स में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर की प्रोसेस बताई गई है यूट्रस का। प्राइमरी फोर्सेस, these are the rhythmic involuntary uterine contraction causes dilatation of cervix, help descending of the fetus set on the pelvic floor। प्राइमरी फोर्सेस क्या होता है, रिदमिक इन्वॉलेंट्री यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब आते हैं तो सर्विक्स का डायलेशन स्टार्ट होता है, जो क्या करता है, फीटल हेड को डिसेंड करता है पेल्विक फ्लोर के थ्रू। समझ में आया, ये प्राइमरी फोर्सेस हो गया सबसे पहला लेबर का। देन इसके बाद होता है इंगेजमेंट, बच्चे का जो हेड होता है वो इंगेज होता है। ट्रांसवर्स डायमीटर हैज द थ्रू द पेल्विक ब्रिम, इंगेजमेंट जो होता है वाइडेस्ट एरिया में, वाइडेस्ट एरिया में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है आपका, ट्रांसवर्स, वर्टिकल नहीं होगा, कैसा होगा आपका, ट्रांसवर्स होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर पास होगा पेल्विक ब्रिम में। देन इसके बाद ब्रिम सभी को मालूम होगा, ठीक है, पेल्विस की जो साइज और स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको सभी को मालूम होगा। इनलेट आउटलेट कैविटी, ठीक है, ब्रिम में आपने देखा होगा इनलेट आउटलेट कैविटी, सभी को मालूम होगा। इनलेट को क्या बोला जाता है, ब्रिम बोला जाता है। तो पेल्विक ब्रिम में क्या होता है, बच्चा इंगेज जब हो जाता है वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर में, उसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। समझ में आया। देन इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। ये सारे लेबर की फिजियोलॉजी है, ध्यान है। कॉन्ट्रैक्शन में हार्ड, देखिए यहाँ पॉइंट पे आया हुआ है आपका, मदर ड्यू टू इस्कीमिया स्ट्रेंथनिंग एडजस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस, द पेन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थोरेसिक टेन टू लंबार। कॉन्ट्रैक्शन बताया जा रहा है कि यूट्रस हार्ड हो जाता है, पेन फील करती है मदर, इस्कीमिक फील करती है, ठीक है, स्ट्रेचिंग होता है यूट्रस में, और पेन डिस्ट्रीब्यूटेड द क्यूटेनियस नर्व, पेन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ तक होता है, क्यूटेनियस नर्व डिस्ट्रीब्यूट करता है थोरेसिक 10 से लेकर लंबार 1 तक, और रेडियस एंड थाई पेन सर्वाइकल डायलेटेशन रिफर टू बैक। जो सर्वाइकल पेन किसको रिफर करता है, बैक पेन को भी रिफर करता है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो 2 सेंटीमीटर से लेकर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक फुली डायलेटेशन होता है।
चलिए अब रिदम देखते हैं। इसके बाद रिदम की प्रोसेस होती है, अर्ली लेबर कॉन्ट्रैक्शन कम एट इरेगुलर इंटरवल बट एट द एंड ऑफ द लेबर कॉन्ट्रैक्शन बिकम रेगुलर। अर्ली लेबर का जब होने के चांसेस होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, इरेगुलर इंटरवल रूप से, एंड लेबर की जब तक प्रोसेस नहीं होती तब तक क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लगातार बने होते हैं, वो क्या होता है आपका रिदम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, fundal dominance. In this contraction of powerful fundus, as the contraction pass from the fundus to lower segment, there is a gradual diminish the contraction. जो फंडल डोमिनेंस होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में पावरफुल फंडस के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल आना स्टार्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन पास द फंडस लोअर सेगमेंट। और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पास होता है, फंडस से लेकर लोअर सेगमेंट में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन पास होता है। इंटेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी। कॉन्ट्रैक्शन कीप ऑफ इंक्रीज एडवांसमेंट ऑफ लेबर बिकम मैक्सिमम ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ। इंटेंसिटी का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं यूट्रस में आना, वो लेबर की प्रोसेस से लेकर कब तक, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर तक क्या होते हैं, कंटिन्यूएशन में मैक्सिमम रूप से बने होते हैं। चलिए ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शन कम 30 सेकंड इनिशियली, ग्रेजुअली इंक्रीज द ड्यूरेशन प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जनरली 1 to 3 कॉन्ट्रैक्शन 10 to 15 मिनट। Second stage contraction for last 60 to 90 seconds and there may occur 4 to 5 contraction in 10 to 15 मिनट्स। ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी देखा जाता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो 30 सेकंड के लिए आते हैं, ग्रेजुअली प्रोग्रेस ऑफ लेबर, और 1 और 3 कॉन्ट्रैक्शन जो आना स्टार्ट होते हैं वो 10 से 15 मिनट के अंदर। समझ में आया। फर्स्ट स्टेज का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 30 सेकंड के लिए आता है, सेकंड स्टेज का कॉन्ट्रैक्शन 1 से 3 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और सेकंड स्टेज का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 60 से 90 सेकंड एंड 4 to 5 कॉन्ट्रैक्शन 10 to 15 मिनट्स में क्या होता है, इस स्टेज में जो ड्यूरेशन बताया गया, जो फ्रीक्वेंसी बताई गई है किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर का, ये प्रोसेस बताए गए हैं। चलिए अब देखेंगे हम रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन इज टेम्पररी शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर फॉलो द रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन देखने द ओरिजिनल लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर। कॉन्ट्रैक्शन टेम्पररी क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, मसल्स फाइबर क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, रिलैक्सेशन प्रोसेस। इसके बाद रिट्रैक्शन, ड्यूरिंग लेबर मसल्स फाइबर गेट प्रोग्रेसिव शॉर्टेन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन देयर इज द टेम्पररी शॉर्टेन। रिट्रैक्शन क्या होता है कि जब लेबर की जब प्रोसेस स्टार्ट रहती है तो मसल्स फाइबर क्या होते हैं, धीरे धीरे उनका जो प्रोग्रेस लेबर होता है वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद कम हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। और ये टेम्पररी जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, शॉर्ट हो जाती है उसकी जो लेंथ मसल्स फाइबर की, वो क्या कहलाता है, रिट्रैक्शन। ठीक है, परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर वंस एंड फॉर ऑल, दैट इज द कॉल इज द रिट्रैक्शन। सेकेंडरी फोर्स अब हम देखेंगे, देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंडरी फोर्स क्या कहलाता है आपका, देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन वॉलेंट्री मसल्स एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर विच हेल्प इन द एक्सपेंड फीटस विद द बियरिंग डाउन पेन। व्हेन सेकंड फोर्स में ही क्या होता है, बियरिंग डाउन पेन होता है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे का जन्म वाला जो पेन स्टार्ट होता है, मदर फील करती है, वो किस में आता है आपका, सेकेंडरी फोर्स में। कॉन्ट्रैक्शन का मदर फील इन द अर्ज टू पुश, और मदर कैसा फील करती है, पुश करने की कोशिश करती है क्लोजेस्ट टू द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस को क्लोज करती है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एब्डोमिनल मसल्स एक्सपल द फीटस। और इस स्टेज में क्या करती है वो, आप देखिए, पुश करती है ताकि बच्चा इसलिए क्या हो सके, डिलीवर्ड हो जाए, और ग्लॉटिस को क्या करती है, क्लोज करती है, और कॉन्ट्रैक्ट करती है एब्डोमिनल मसल्स को और एक्सपल्ड आउट द फीटस। ये होता है सेकेंडरी फोर्स लगाना। समझ में आया। तो ये तो हो गया आपका फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सभी बच्चों को पढ़ना है, और जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तब तक आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आएगा। ये बात मेरी आप लोग ध्यान रखिएगा और कंटिन्यू क्लास को वॉच करिए। जो बच्चे अभी नए ज्वाइन करने वाले हैं इस सेशन को, या मतलब अभी देखिए, जल्दी अगर अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे आप तो वो चीज़ें छूट जाएंगी। अभी आप एक नए सिरे से तैयारी करना सीखिए कि कहाँ से आपको अपना सबसे पहले बेस क्लियर करना होगा, और जब बेस क्लियर होगा तो आप आगे क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर का मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले पढ़ना है आपको। मैकेनिज्म ऑफ लेबर वो होता है जो पोजिशनल मूवमेंट बच्चे का होता है, और फीटस एकोमोडेट इटसेल्फ मैटरनल पेल्विस के थ्रू क्या होता है, सेल्फ से डिलीवर्ड होता है, वो क्या कहलाता है आपका मैकेनिज्म ऑफ लेबर। या तो फिर सीरीज ऑफ मूवमेंट अकर हेड फीटल ट्रंक इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन ड्यूरिंग जर्नी, दिस इज द थ्रू द पेल्विस। पेल्विस के थ्रू अगर बच्चा डिलीवर्ड हो रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर कहलाएगा। At the onset of labor, commonest presentation is the vertex, and the most common position is either left, right, occipito, anterior.
नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन बताया गया है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बताया गया है, और मोस्ट कॉमन जो पोजीशन बताई गई है वो कैसा बताई गई है आपकी राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बताया गया ROA। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होता है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आपको पता होगा, फेस, ब्रो और वर्टेक्स, पूरा ऑक्सीपिट वाला एरिया जो होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कहाँ से लेके आपका, ठीक है, अब ग्लैबिला तक पूरा प्रोसेस जो कहलाता है आपका क्या कहलाएगा, वो वर्टेक्स एरिया पूरा कहलाता है। फिर फेस हो गया, फिर ब्रो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस समझ में आया? नहीं, फ्रंटल वाला प्रोसेस, फ्रंटल वाला प्रोसेस वर्टेक्स, फ्रंटल से लेके पूरा ग्लैबिला तक का जो प्रोसेस होता है वो ब्रो होता है, और फिर ब्रो से लेके चिन तक क्या होता है, फेस कहलाता है। ठीक है, तो जो आपकी पोजीशन होती है वो होती है एंटीरियर ऑक्सीपिटो, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ध्यान रखिएगा, जो पोजीशन बताई गई है वो क्या होती है आपकी राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। फिटस नॉर्मल सिचुएटेड फॉलो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। पोजीशन जो सिचुएशन देखिए, देखिए फीटस की जो पोजीशन है वो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, और फीटस का जो नॉर्मली सिचुएशन है, सिचुएटेड कहाँ होता है, तो वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है। आपको दोनों टर्म याद करना है, ठीक है, लेफ्ट और राइट जो होता है पोजीशन बताया गया है, और बच्चे का जो सिचुएशन बताया गया है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बताया गया है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। लाइज बताया गया है, लॉन्गिट्यूडनल लाइज होगा। प्रेजेंटेशन बताया गया है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। एटीट्यूड बताया गया है गुड फ्लैक्शन। डिनोमिनेटर ऑक्सीपुट होगा। प्रेजेंटिंग पार्ट पोस्टीरियर पार्ट होगा, एंटीरियर पैराइटल बोन्स होगा प्रेजेंटिंग पार्ट। चलिए अब हम मूवमेंट की तरफ देखते हैं, मूवमेंट क्या क्या होगा। मेन मूवमेंट होगा ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन होगा, सभी को मालूम है, ठीक है। कॉमनेस्ट मैकेनिज्म ऑफ लेबर हम देखेंगे। इंगेजमेंट सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, हम अभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले होगा इंगेजमेंट। देन द वाइडेस्ट डायमीटर फीटल हेड इज द, सबसे पहले क्या हो जाएगा, बच्चा इंगेज हो जाएगा, ठीक है। फीटल हेड टू द ब्रिम पेल्विस नोन एज एंगेजमेंट। जब फीटल का जो हेड होता है पेल्विक ब्रिम में जाके इंगेज हो जाता है वो कहलाता है इंगेजमेंट। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ऑफ वर्टेक्स। व्हेन द फीटस हेड इंटर pelvic brim, the occiput lies in the relaxation relation to the left iliopectinia eminence, sinciput of the right sacroiliac joint. Sagittal sutures lies on right oblique diameter maternal pelvis, shoulder in the left oblique diameter of the pelvic brim. देखिए आपको ये समझना होगा, सबसे पहले तो जो पेल्विस का जो स्ट्रक्चर होता है सभी को मालूम है, कुछ इस तरह से पेल्विक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पेल्विक का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे बना होता है आपका। तो यहाँ से जो आपका होता है, इधर जो सैक्रम एंड कोकेक्स होता है, लास्ट वाला जो एरिया होता है, बच्चा डेलीवर्ड होता है, ठीक है। सैक्रोइलियम ज्वाइंट हो गया आपका, ये हो गया सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ठीक है। इलियक क्रस्ट और ये सिम्फासिस प्यूबिस हो गया। सजाइटल स्यूचर, बच्चे का जो सजाइटल स्यूचर्स होता है वो राइट ऑब्लिक डायमीटर मैटरनल पेल्विस में जाके क्या होता है, इंगेज हो जाता है, और शोल्डर लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर या पेल्विक ब्रिम में क्या होता है आपका, इंगेज हो जाता है बच्चे का। समझ में आया? तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, इंगेजमेंट कहलाती है। देन इसके बाद हम डिसेंट देखेंगे। डिसेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द एंड ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। फीटस फैक्टर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन एंड मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट फैसिलिटेट डिसेंट ऑफ द फीटस। जब फीटस क्या होता है, इंगेज के बाद धीरे धीरे डिसेंट होता है उस एरिया से, डिलीवर्ड होने के प्रोसेस में आता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका डिसेंट कहलाता है। देन इसके बाद फ्लैक्शन। फ्लैक्शन इंक्रीज लेबर रिजल्टिंग स्मॉल प्रेजेंटिंग डायमीटर, नेगोशिएट पेल्विक मोर इजली लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, फ्लैक्स सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमेटी। देखिए बच्चा जब डेलीवर्ड होने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, फ्लैक्स होने लगता है, ठीक है। मतलब उस आकार का होता है जिस तरह से उसका जो साइज है पेल्विस का, उस अकॉर्डिंग वो अपने आप को फोल्ड करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो इजिली क्या हो सके, डेलीवर्ड हो सके। वो पेल्विस से निगोशिएट करने लगता है, ठीक है। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर का जो पोजीशन बताया गया है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का 10 सेंटीमीटर होगा, जो फ्लैक्ट होकर कितना हो जाएगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमेटी डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फ्लैक्शन वाला प्रोसेस हो गया। एक्सटेंशन मतलब होता है फैलना, और फ्लैक्शन मतलब फ्लैक्स हो जाना, इस तरह से मुड़ जाना कि उस आकार के जैसा अपना शेप बना लेना। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो जो एंटीरियर होता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर, फ्लैक्स होकर कितना हो जाता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमेटिक डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर। चलिए इंटरनल रोटेशन ऑफ फ्लैक्शन के देखिए, सबसे पहले इंगेजमेंट हो गया, देन इसके बाद आपका डिसेंट होगा, देन उसके बाद फ्लैक्शन होगा, फिर इसके बाद इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। हेड का इंटरनली पेल्विक फ्लोर में क्या होगा, जो पेल्विक इन्वायरमेंटल होता है उसमें हेड का रोटेशन होगा, इंटरनली रोटेट होगा बच्चा,
ठीक है। ऑक्सीपुट रोटेट होकर 1/8 ऑफ द सर्कल कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री अंडर द प्यूबिक आर्च, प्यूबिक आर्च के अंदर 1/8 बच्चा क्या होगा ऑक्सीपुट रोटेट होगा कितना 45 डिग्री। तो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होगा बेबी का। देन इसके बाद क्राउनिंग होगा, जैसे ही रोटेशन होगा बच्चा क्राउनिंग होगा। क्राउनिंग क्या होता है, ऑक्सीटो प्रोमिनेंस स्कैप अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द हेड नो लॉन्गर रिसेट बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नो क्राउनिंग ऑफ द हेड। बच्चे का जब बाई पैराइटल डायमीटर हेड का लॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने तक क्या होता है, वहाँ पे स्कैप हो जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में, वो क्या कहलाता है क्राउनिंग। देखिए इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड हुआ, उसके बाद क्राउनिंग ऑफ हेड हुआ। अब इसके बाद बच्चा एक्सटेंड होगा, देखिए एक्सटेंड मतलब फैलना, ठीक है। अब बच्चा क्राउनिंग के बाद फीटल हेड उसका क्या होगा धीरे धीरे एक्सटेंड होगा। फिर पाइवोटिक सक्सीपिटम रीजन around the pubic bone release the sinciput face chain with sheep of the perineum and arbor movement of the extension। इसके बाद बच्चा क्या होगा मूव करेगा, एक्सटेंड होगा। एक्सटेंशन में क्राउनिंग के बाद क्या होगा बच्चा एक्सटेंशन आएगा, उसके बाद रेस्टिट्यूशन। आफ्टर द बर्थ ऑफ द हेड, बच्चे का जब जन्म हो जाएगा उसके बाद बच्चा का जो हेड होता है वो विजुअली पैसिव मूवमेंट्स के थ्रू क्या होता है हेड ट्विस्ट रहता है। नेक ऑफ द फीटस फ्रॉम द इंटरनल रोटेशन के थ्रू उसका नेक वगैरह क्या रहेगा ट्विस्ट रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जुड़ा हुआ नहीं रहेगा मतलब आपस में क्या रहेंगे दोनों ट्विस्ट रहेंगे। तो ड्यूरिंग अनट्विस्टिंग मूवमेंट में लाना है आपको, उस कंडीशन में अनट्विस्टिंग मूवमेंट में रखना है बच्चे को। ऑक्सीपुट मूव 1/8 सर्कल टूवर्ड द साइड फ्रॉम द इज स्टार्टेड। तो रेस्टिट्यूशन क्या होगा आफ्टर बर्थ के बाद बच्चे का ये सारी चीज़ें विजुअली जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वहाँ पे मूवमेंट ऑफ द हेड का और जो ट्विस्टिंग ऑफ नेक देखने को मिलता है तो वो आपका किस में मिलेगा रेस्टिट्यूशन में, ठीक है। 1/8 तक बच्चा मूव कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। आफ्टर बर्थ की कंडीशन बताई जा रही है, ठीक है। फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, अब बच्चे ने जन्म ले लिया, रेस्टिट्यूशन में क्या होता है हेड का जो बर्थ है वो हो जाता है। अब इसके बाद बचा क्या है शोल्डर का बाहर आना, तो इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब शोल्डर का इंटरनल रोटेशन हेड के बाद क्या होगा शोल्डर पेल्विक फ्लोर के थ्रू क्या होगा रोटेट होकर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आउटलेट डायमीटर ऑफ शोल्डर। तो आपको ध्यान रखना है रेस्टिट्यूशन मतलब होता है बच्चे का हेड जब बाहर आता है और उसके बाद इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर बाहर आता है, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, ट्यूनिंग ऑफ द हेड, इंटरनल रोटेशन शोल्डर ऑक्सीपुट फर्दर 1/8 सर्कल इन द डायरेक्शन। उसके बाद टोटली क्या होता है बच्चे का हेड बाहर आ जाता है। फिर लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी शोल्डर ट्रंक लैटरल फ्लेक्शन फ्लैक्स होता है बच्चा कंटिन्यूसली एंट्री शोल्डर क्या होता है स्कैप होता है। देन इसके बाद सिम्फाइसिस प्यूबिस के थ्रू लैटरल फ्लेक्शन के थ्रू स्पाइन और पोस्टीरियर शोल्डर भी क्या होता है पेरिनियम एरिया के थ्रू क्या होता है ट्रंक भी बच्चे का क्या होगा फ्लैक्स होके बच्चा डिलीवर्ड हो जाएगा। तो लास्ट में आपको ध्यान रखा है लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी बर्थ ऑफ शोल्डर ट्रंक, बच्चे का जो लैटरल वाला पोर्शन है फ्लेक्शन के थ्रू ट्रंक शोल्डर ये सारे किस में होंगे। सबसे पहले आप रिपीट कर लीजिए, सबसे पहले क्या होता है आपका इंगेजमेंट होता है, देन इसके बाद आपका डिसेंट होता है, ठीक है। डिसेंट के बाद आपका फ्लैक्शन होता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ द नहीं, फिर इसके बाद आपका क्राउनिंग होता है। आपको ध्यान रखना है, देखिए फिर से एक बार पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपका इंगेजमेंट होता है, इसके बाद डिसेंट होता है, इसके बाद आपका फ्लैक्शन होता है, फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड होता है, उसके बाद क्राउनिंग ऑफ द हेड होता है, इसके बाद एक्सटेंशन होता है, ठीक है। क्राउनिंग मतलब होता है जब आपका जो हेड होता है इंटरनल रोटेट होकर आपका वहाँ पे बाई पैराइटल एरिया में सिम्फाइसिस प्यूबिस में स्कैप हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चा एक्सटेंड होता है, फिर रेस्टिट्यूशन में क्या होता है हेड डिलीवर्ड होता है। देन इसके बाद जो डिलीवर्ड होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर का होगा, फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, फिर इसके बाद लैटरल फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं क्या आपके डिलीवरी के। अब जो मैनेजमेंट ऑफ जो बोलते हैं लेबर जो होता है आपका मूवमेंट होता है, मैनेजमेंट नहीं मेन जो मूवमेंट होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, तो इतने टाइप से मूवमेंट होता है। तो आपको 10 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लैक्शन, क्राउनिंग ऑफ द हेड, ठीक है। उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्राउनिंग के बाद आपका क्या होगा इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड होगा, इसके बाद इंटरनल आपका एक्सटेंशन होगा, फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका इसके बाद आपका क्या होगा क्राउनिंग के बाद आपका ये भी ध्यान रखना है आपको रेस्टिट्यूशन, एक्सटेंशन होगा, फिर रेस्टिट्यूशन होगा। क्राउनिंग के बाद ध्यान रखना है आपको, क्राउनिंग के बाद आपको ये पॉइंट याद रखना है एक्सटेंशन के बाद ही फिर रेस्टिट्यूशन होगा। उसके बाद इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, फिर लैटरल फ्लैक्शन बॉडी ऑफ द बर्थ शोल्डर एंड द ट्रंक। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, चलिए ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम ऑफ द इम्पेंडिंग लेबर। अब साइन एंड सिम्टम ऑफ द इम्पेंडिंग लेबर
या तो फिर ऑनसेट लेबर बोला जाता है इसको। क्या सिम्टम होते हैं ऑनसेट लेबर के, क्या इम्पेंडिंग लेबर के सिम्टम देखने को मिलता है? तो साइन एंड सिम्टम ऑफ इम्पेंडिंग लेबर, लाइटनिंग ऑफ द सर्विक्स चेंज, फॉल्स लेबर, प्रीमैच्योर रप्चर मेम्ब्रेन, ब्लड सो, एनर्जी स्प्यूट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, ये सारे सिम्टम इम्पेंडिंग लेबर में देखने को मिलता है। तो सर्वाइकल चेंजेस देखने को मिलता है, फॉल्स लेबर देखने को मिलता है, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलता है और ब्लडी सो देखने को मिलता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन क्या होता है? अपसेट होता है। तो सबसे पहले लाइटनिंग अबाउट 2 to 3 वीक बिफोर टर्म में क्या होता है? यूट्रस का जो पेल्विक कैविटी होती है, फंडल लेवल जो होता है वो क्या होता है? लाइटनिंग देखने को मिलता है, मदर्स को फील होता है, ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। देन इसके बाद सर्वाइकल चेंज, सर्विक्स जो होता है, रिप द सर्विक्स यू सॉफ्ट हो जाता है जिस टाइम पे लेबर की प्रोसेस होती है ऑनसेट ऑफ लेबर का। तो सर्विक्स का जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा? रिप एरिया रहेगा और सॉफ्ट हो जाएगी। सर्विक्स क्या डिग्री की जो इफासमेंट, स्लाइटली डायलेटेशन का प्रोसेस, वो सॉफ्टिंग ऑफ सर्विक्स हो जाएगी। फिर फॉल्स लेबर का क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा? लाइटनिंग का 2 to 3 वीक बता रहा है, ठीक है, बिफोर टर्म, जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होने वाला रहेगा 2 to 3 वीक पहले क्या हो जाएगी? लाइटनिंग एरिया हो जाएगी। कौन सा एरिया? यूट्रस वाला एरिया, फंडस वाला एरिया, पेल्विक कैविटी वाला एरिया, ठीक है, वहाँ पे लाइटनिंग देखने को मिलेगा, मदर को फील होगा। फास्ट लेबर 3 to 4 वीक ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर, मतलब मान लीजिए कि अगर ट्रू लेबर होने वाला है तो उसके पहले 3 to 4 वीक के मतलब टाइम जब बचेगा लेबर्स का, उसके पहले ही फर्स्ट पेन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रूबुलसम इरेटिक इरेगुलर पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। फिर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, प्री मैच्योर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। ऑनसेट लेबर का देखो रीजन बताया जा रहा है, ऑनसेट मतलब जल्दी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को ये भी ध्यान रखना है। ऑनसेट साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑनसेट लेबर या प्री मॉनिटरिंग साइन ऑफ लेबर या साइन इम्पेंडिंग लेबर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि इम्पेंडिंग लेबर क्या होता है। तो जो जल्दी लेबर हो जाता है, टाइम से पहले का जो लेबर हो जाता है वो इम्पेंडिंग लेबर कहलाता है। या तो फिर लेबर होगा नहीं, वो फास्ट पेन होगा, वो आपका इम्पेंडिंग लेबर। तो प्री मैच्योर मतलब प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं रहती है मेम्ब्रेन, तो ही प्री मैच्योर रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन। और रप्चर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रप्चर अकर बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर टर्म अकर 12% ऑफ वुमेन्स, और ये मैच्योर जो रप्चर का बताया गया है केवल 12% ही वुमेन्स में देखने को मिलता है। फिर ब्लडी सो, एक्सपल्सन ऑफ म्यूकस प्लग एक्सपल्ड आउट होगा, ब्लड सो होगा, मोस्ट ऑफन ऑफ द टीनेसियस ब्लड टिंग म्यूकस डिस्चार्ज हो जाएगा, केयरफुली डिफ्रेंशिएट फ्रैंक ब्लीडिंग होगी, और ब्लडी सो साइनम ऑफ द इमीडिएट लेबर यूजुअली टेक प्लेस विद इन 20 to 48 आवर्स में देखने को ये मिलता है। देन इसके बाद एनर्जी स्पट, मेनी वुमेन एक्सपीरियंस एनर्जी स्पट अप्रॉक्सीमेट 24 to 48 आवर्स के बाद ही क्या होता है? एनर्जी वो एक्सपीरियंस करती हैं एक्सपर्ट। और नोन एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर एनर्जी स्पट अदर देन इज द नेचर बेस्ड गिविंग द वुमेन्स एनर्जी नीड फॉर द वर्क ऑफ लेबर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो जाता है, ठीक है, इम्पेंडिंग लेबर में जो ऑनसेट ऑफ लेबर है उसमें जीआई सिस्टम भी क्या होता है? अपसेट हो जाता है। अब्सेंस ऑफ एनी पॉजिटिव फैक्टर, अकरेंस डायरिया, इंटेंशन, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो जो जीआई अपसेट है वो क्या हो जाता है? इसके बाद कोई भी पॉजिटिव फैक्टर अकरेंस नहीं रहता है, वो अब्सेंस हो जाता है। जैसे नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है मदर्स को, ठीक है, और इंडिकेटिव इम्पेंडिंग लेबर जैसे ही होता है उसके बाद ये सारी चीज़ें जो अपसेट होता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? हट जाती हैं, अब्सेंस हो जाती हैं। एनी पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है? अकरेंस ऑफ डायरिया, इंडिजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, इससे क्या हो जाते हैं? अब्सेंस हो जाते हैं। तो समझ में आया, ये होता है आपका क्या? इम्पेंडिंग ऑफ लेबर साइन। क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे ही इम्पेंडिंग ऑफ लेबर होता है, ऑनसेट ऑफ लेबर होने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है? सबसे पहले लाइटनिंग हो जाएगा, ठीक है, सर्वाइकल चेंजेस आ जाएंगे, फॉल्स लेबर होगा, प्रीमैच्योर रप्चर मेम्ब्रेन, ब्लडी सो होगा और एनर्जी स्पर्ट होगा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो देखिए पॉइंट पॉइंट हम रीड करेंगे, इसमें आप देखिएगा इसको। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में फंडल डोमिनेंस, ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फंडस नियर वन ऑफ द कोरोना एंड स्प्रेड अक्रॉस एंड द डाउनवर्ड, ईच कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गेस्ट इंटेंस, मतलब ईच कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? जो फंडस वाला एरिया है स्टूमुलेटरसली, मतलब खुद से फंडस वाला एरिया, यूट्रस, और देखिए फंडस वाला एरिया और यूट्रस का जो पार्ट होता है अपने आप में क्या होता है? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन लगातार
बना रहता है, ठीक है। और दिस पैटर्न सर्विक्स, और जो ये पैटर्न है वो क्या करता है, सर्विक्स को डायलेशन करने में प्रोमिनेट करता है, हेल्प करता है, ताकि फंडस वाला एरिया क्या कर सके, इजीली फीटस को एक्सपेल्ड आउट करने में हेल्प कर सके। फिर पोलारिटी, पोलारिटी देखने को मिलती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। न्यूरोमस्कुलर जो हार्मोनी बिटवीन अपर एंड लोअर पोल सेगमेंट यूट्रस का जो होता है, पोलारिटी बन जाती है, ठीक है। एक नॉर्मल पोलारिटी बन जाती है जैसे ही क्या होता है, आपका डिलीवर्ड होने वाला होता है बच्चा, तो फर्स्ट स्टेज लेबर में क्या होती है, यूट्रस की पोलारिटी बनती है, जिसमें अपर और लोअर दोनों पोल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेल्ड आउट ऑफ फीटस, फीटस को एक्सपेल्ड आउट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शन not pass up the entire and muscles fiber retain some shortening of contraction instead becoming completely relaxed, this is the term as a retraction। देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फुली कॉन्ट्रैक्शन आने से बच्चा डिलीवर्ड होता है, और रिट्रैक्शन अगर आते हैं तो लगातार जो कॉन्ट्रैक्शन का बना होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, यूट्रस को जो रिलैक्स दिया जाता है, शॉर्टनिंग पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को शॉर्ट किया जाता है, वो कौन करता है, आपका रिट्रैक्शन करता है, जिससे रप्चर होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन दोनों क्या करते हैं ड्यूरिंग लेबर में, ताकि डज नॉट पास ऑफ इंटर, मतलब जल्दी डिलीवर्ड बच्चा ना हो पाए, एक नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन जो है डिलीवरी का, वो उस टाइम ड्यूरेशन में बच्चा डिलीवर्ड हो पाए, किसी प्रकार का ऑर्गन्स भी रप्चर ना हो, और बच्चे की डिलीवरी भी एक नॉर्मल प्रोसेस में हो सके। चलिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि कैसे किस तरह से, देखिए सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर आप देखिएगा, ये एक तो नॉर्मल प्रोसेस बता दिया कि जैसे ही रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स फाइबर, जब रिलैक्स रहती है मसल्स फाइबर यूट्रस की तो इस तरह से होता है, और जब सर्विक्स पूरी तरह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो यूट्रस होता है, जब मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देन इसके बाद लास्ट वाला जो पोजीशन है वो रिट्रैक्टेड मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर क्या होते हैं, एक तो पहले सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होंगे, पहले कॉन्ट्रैक्शन आएगा और उसके बाद क्या होते हैं, तुरंत वो फिर कुछ टाइम के लिए रिट्रैक्ट हो जाते हैं, तो रिट्रैक्ट मसल फाइबर का भी इसमें स्ट्रक्चर बताया गया है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे व्हेन लेबर इज द कॉन्ट्रैक्शन 15 to 20 मिनट्स तक आते हैं लगातार, जो 30 सेकंड तक चलता है, ठीक है। लास्ट जो कॉन्ट्रैक्शन आता है वो 30 सेकंड तक चलता है, और एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज लेबर बताया गया है 2 to 4 मिनट के इंटरवल में क्या होते हैं, 50 to 60 सेकंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 15 to 20 मिनट तक 30 सेकंड्स के लिए आते हैं, और लास्ट जो फर्स्ट स्टेज में जो लेबर का एंड स्टेज फर्स्ट स्टेज होता है 2 to 4 मिनट के लिए 60 सेकंड तक, 50 to 60 सेकंड तक वेरी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होते हैं। चलिए ये तो होगा। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अपर लोअर यूट्राइन सेगमेंट, कैसे अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्मेशन होता है, तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी बॉडी यूट्रस डिवाइडेड ऑटोमेटिकली एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट सेगमेंट स्ट्रक्चर में हो जाता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्शन थिक एंड मसल्स। तो ये फॉर्मेशन बताया गया है कि जो यूट्रस का सेगमेंट है अपर और लोअर दोनों, जैसे ही प्रेगनेंसी का एंडिंग होता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर कैसे डिस्टिंक्ट हो जाता है वो एरिया, और दोनों ही जो सेगमेंट होते हैं वो डिस्टेंशन और डायलिटेशन में किस तरह से वो थिन हो जाते हैं, वो प्रिपेयर हो जाते हैं, वो एरिया क्या होता है पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। और इसका बताया गया है कि यूट्रस का जो इस्थमस वाला एरिया है वो कितना हो जाता है, तो 8 to 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद रिट्रैक्शन ऑफ रिड्ज ऑफ द बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट नोन एज द रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन सेगमेंट क्या कहलाता है आपका, रिट्रैक्शन ऑफ रिंग। जो रिट्रैक्शन ऑफ रिंग क्या कर रहा है, नॉर्मली नॉट विजिबल, हम विजिबल नहीं कर सकते हैं उसको एब्डोमेन के थ्रू। फिनोमिना एक्सटेंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जो लेबर के टाइम पे क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। रिट्रैक्शन रिंग विजुअल सिम्फाइसिस प्यूबिस, टर्म बंडल रिंग्स। सर्वाइकल इफासमेंट, इसके बाद होता है सर्वाइकल इफासमेंट डिफाइन थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, शॉर्टनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल यूजुअल 2 to 3 सेंटीमीटर। इफासमेंट मतलब होता है कि जो सर्वाइकल का डायलिटेशन होता है, तो सर्विक्स कितना इफासमेंट हुआ है, कितने सेंटीमीटर का, तो 2 to 3 सेंटीमीटर क्लिनिकली बताया गया। एग्जाम्पल 50% इफासमेंट, 50% 2 to 3 सेंटीमीटर का बताया गया, और 80% फुली इफासमेंट बताया गया है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होने वाला है तो फुली इफासमेंट कितना होगा, 80% तक। देन इसके बाद सर्वाइकल डायलिटेशन बताया गया है। सर्वाइकल डायलिटेशन मोस्ट ऑफ द जो इन्लार्जमेंट हो जाता है सर्वाइकल ऑस, मैंने आपको इसके पहले भी बताया गया था कि ओ से इसको डिनोट करते हैं, सर्वाइकल ऑस, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस। जब एक्सटर्नल सर्वाइकल ऑस 10 सेंटीमीटर तक कंप्लीटली डायलेट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो तब क्या होता है, बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका सो इट इज अकर ऑफ द रिजल्ट ऑफ लॉस सर्वाइकल प्लग एंड ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड कैपिलरीज पैराइटल डेसिडुआ
ब्लड एंड सो क्या होता है, जब लास्ट में जब डिलीवरी होती है, देखिए सारे स्टेज आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलता है। तो ये जो सो होता है लास्ट लॉस ऑफ सर्वाइकल प्लग, सर्वाइकल प्लग को क्या करता है, लॉस करता है। ब्लड एंड रप्चर कैपिलरीज जो होती हैं पैराइटल डेसिडुआ का, जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है, जो डेसिडुआ होती है, वो कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनको रप्चर कर देती हैं और म्यूकस डिस्चार्ज होना, ब्लड और म्यूकस दोनों क्या होते हैं, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, सो। उस साइन को हम क्या बोलते हैं, सो। जैसे डिलीवरी होने वाली होती है तो उसके पहले क्या होता है, म्यूकस और ब्लड डिस्चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सो कहते हैं। ठीक है, वो साइन क्या कहलाता है आपका, सो का साइन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैकेनिकल फैक्टर। ये तो देखिए आपने देखा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के वो प्रोसेस बताए गए थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द मैकेनिकल फैक्टर प्रोग्रेस ऑफ लेबर। अब हमको देखना है प्रोग्रेस ऑफ लेबर, तो क्या क्या मैकेनिकल फैक्टर हो। सबसे पहले तो होता है फॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर, मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है तो सबसे पहले क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहला होता है फोर वाटर का फॉर्मेशन होगा। द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होगा, जो बैग ऑफ वाटर होता है आपने देखा है जिसमें अम्नियोटिक फ्लूइड भरा होता है, सबसे पहले वो रप्चर होता है। ठीक है, सर्वाइकल लॉस के थ्रू क्या होता है आपका, वो रप्चर होता है। फ्लूइड फ्रंट हेड फॉर वाटर सराउंडिंग हिंड वाटर, फिर जनरल फ्लूइड प्रेशर होगा। देन इसके बाद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, दिस इज द नोन एज द काउल। ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन रप्चर लेबर के थ्रू जो सर्वाइकल फुली डायलेशन होता है, नो लॉन्गर सपोर्ट बैग ऑफ वाटर जैसे ही रप्चर होता है। उसके बाद सेकंड वॉल्वा फीटल हेड बॉर्न होने की कंडीशन पे आता है, तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, काउल बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है दूसरा, काउल। फीटल एक्सिस प्रेशर, फीटल एक्सिस प्रेशर लगता है ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस फॉरवर्ड। फीटल का जो मतलब एक्सिस प्रेशर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद, फंडल कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्रांसमिट होता है, और जो यूट्रस का पोल होता है, इन अपर पोल और लोअर पोल दोनों क्या करते हैं, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस के पार्ट को, प्रेजेंटिंग पार्ट को सर्विक्स के साथ में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फीटल एग्जिस्ट प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट होता है बच्चे का। देन इसके बाद डिसेंट प्रेजेंटिंग पार्ट का इसमें बताया गया है कि थ्री प्लान्स होते हैं। ठीक है, थ्री प्लान्स ऑफ स्टैटिकल रीजन्स इज द स्टियल स्पाइन, प्रेजेंटिंग पार्ट इज द जीरो स्टेशन, स्टेशन इसमें बताया गया है। ठीक है, -2 स्टियल स्पाइन में -2 -3 -4 -5 स्टेशन बिलो डिजाइन, +3 +2 5 +5 स्टेशन, -5 स्टेशन इक्विवेलेंट टू द फ्लोटिंग हेड एंड 5 +5 स्टेशन इक्विवेलेंट हेड एट द पेरिनियम। जैसे ही +5 प्रेजेंटिंग पार्ट आता है उसका, तो कैसा होता है वो हेड क्या होगा, पेरिनियम के थ्रू क्या होगा, फ्लोट होगा, फ्लोटेड होगा। समझ में आया, फ्लोटेड हेड होगा। तो डिसेंडिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट बताया जा रहा है इसमें। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर प्रोग्रेस ऑफ लेबर, लेबर को कैसे प्रोग्रेस करते, कैसे लेबर बढ़ता है आगे की ओर। तो ये तो इसका रीजन बता दिया। अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स लेबर में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। देखिए ट्रू और पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही होते हैं, लेकिन किसको आप समझोगे कि ये ट्रू पेन आ रहा है और कि ये फॉल्स पेन है। तो जब पेनफुल, देखिए ट्रू वाला पॉइंट देखिएगा, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कम एट रेगुलर इंटरवल्स बना रहता है, और फॉल्स में क्या होता है, इरेगुलर इंटरवल बनता है। ये दोनों पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद इंटेंसिटी जो पेन होता है, इंटेंसिटी पेन प्रोग्रेस एडवांसमेंट ऑफ द लेबर होता है। इंटेंसिटी पेन क्या होता है, रिमेनिंग के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए। फिर इंटरवल पेन ग्रेजुअली शॉर्ट पीरियड के लिए बना होता है, लेकिन पेन ये फॉल्स होता है। ठीक है, झूठा होता है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बल्गिंग फॉर वाटर, बल्गिंग ऑफ फॉर वाटर इसमें अब्सेंस होता है। जो इसका फॉल्स पेन है इसमें बल्गिंग ऑफ वाटर क्या होता है, इसमें फॉल्स होता है, और ट्रू में क्या होता है, बल्गिंग ऑफ फॉर वाटर प्रेजेंट रहता है। फिर एब्डोमेन में जो मदर्स होती है, पेन को क्या करती है, फील करती है। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे जो फॉल्स पेन है वो इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन इफासमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन और इफासमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर पेन इज नॉट रिलीफ सेडेशन और एनिमा, पेन नहीं रिलीफ होता है एनिमा वगैरह देने के बाद, लेकिन फॉल्स पेन में क्या होता है, एनिमा जैसे ही लगा देते हैं मदर्स को तो क्या होता है, पेन थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है। तो चलिए ठीक है, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, उन सभी बच्चों को पहुंचाइए जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच भी करिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट्स करके हमको बताइए, हम ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको और ज़्यादा अपग्रेड करके आपके सामने आंसर ला सकें। चलिए ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम एक बार रिपीट करते हैं। ट्रू और फॉल्स लेबर के बारे में हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ किस प्रकार से प्रोग्रेस ऑफ लेबर होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। देन इसके बाद हमने पढ़ा स्टेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेबर के क्या क्या स्टेज होते हैं, कैसे स्टेज होता है, पोलैरिटी होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखा गया फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो इतने सारे जो क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं,
ये आप अच्छे से इसको रीड करिएगा। धन्यवाद। चलिए अब इसके बाद हम कल एक नए सेशन के साथ में लेकर आएंगे आपके सामने, एक नए क्वेश्चन के साथ में। चलिए।